तो आदेश 38 नियम 1 की बात हुई थी कल। निर्णय पूर्व गिरफ्तारी, ये कहा गया था कि देयर आर सम ग्राउंड्स, कुछ आधार हैं, अगर वे आधार न्यायालय को संतुष्ट कर दिए जाते कि ये आधार विद्यमान है, तो न्यायालय इससे पूर्व कि वादी के दावे की सत्यता का परीक्षण वो करे और वादी के दावे पर कोई न्याय निर्णयन करे, प्रतिवादी को गिरफ्तार करके उसके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए आदेश ये कर सकता है। लेकिन ये आदेश 38 नियम 1 के अंतर्गत नहीं होता है। आदेश 38 नियम 1 के अंतर्गत केवल एक शो का नोटिस कहना ठीक नहीं होगा, इसी बात पर थोड़ा सा संदेह में हुआ, क्योंकि नोटिस का अर्थ होता है सूचना। नोटिस जारी नहीं करेगा बल्कि वारंट जारी करेगा। हाँ, उस वारंट में उस रकम को उल्लिखित कर देगा वो कि यदि प्रतिवादी ये चाहता है कि उसे गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत न किया जाए, तो जिसको उस वारंट का निष्पादन करना है उसको वो रकम वो दे दे। परंतु में लिखा है, ये आप देखें, कहता है कि वहां न्यायालय प्रतिवादी की गिरफ्तारी के लिए, ठीक है, आदेश 38 नियम 1 हम पढ़ रहे हैं, खाखंड के बाद जो लिखा है, कहता वहां न्यायालय प्रतिवादी की गिरफ्तारी के लिए और न्यायालय के समक्ष उसे इसलिए लाए जाने के लिए कि वह यह हेतु दर्शित करे कि वह अपने उपसंजात के लिए प्रतिभूति क्यों न दे, वारंट निकाल सकेगा, पहली बात। और फिर परंतु में कहता है, परंतु यदि प्रतिवादी कोई ऐसी रकम जो वादी के दावे को तुष्ट करने के लिए पर्याप्त होने के तौर पर वारंट में निर्दिष्ट है, उसी अधिकारी को जिसे वारंट को निष्पादन के लिए नियुक्त किया गया है दे देता है, तो वह गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और ऐसी रकम न्यायालय द्वारा तब तक जमा रखी जाएगी जब तक बात का निपटारा ना हो जाए या जब तक न्यायालय का आगे और आदेश न हो जाए। इसका मतलब यह हुआ कि आदेश 38 नियम 1 के अंतर्गत जो कुछ न्यायालय द्वारा जारी किया जाएगा उसे एकदम सत्य स्वरूप में न तो वारंट कहा जा सकता है और न ही सूचना कहा जा सकता है, वो दोनों का मिला जुला स्वरूप है। क्योंकि गिरफ्तारी करवा रहा है न्यायालय, काहे के लिए? कि वो हेतुक दर्शित करे कि उसे प्रतिभूति क्यों नहीं देनी चाहिए, ठीक है ना। कारण दर्शित करने के लिए वारंट जारी कर रहा है, तो ये वारंट भी है और उस वारंट में रकम भी निर्दिष्ट कर रहा है कि अगर ये रकम उस अधिकारी को दे दी जाती है जिसको वारंट निष्पादन के लिए नियुक्त हुआ है, तो उसे गिरफ्तार न करे। तो एक मिला जुला सा स्वरूप, नोटिस बेलेबल वारंट जो सीआरपीसी में जारी होता था, दोनों का एक मिला जुला सा स्वरूप आदेश 38 नियम 1 के अंतर्गत जारी किया जाएगा न्यायालय के द्वारा। इफ देर आर सर्टेन ग्राउंड्स, ठीक है, एग्जिस्ट कर रहा है, और वो ग्राउंड कौन से, वो भी आदेश 38 नियम 1 में लिखे हैं। अब इस नोटिस कम वारंट के अनुपालन में या तो व्यक्ति गिरफ्तार होगा या गिरफ्तार नहीं होगा। तो गिरफ्तार नहीं होगा तो फिर आगे प्रयास होंगे, गिरफ्तार तो उसे कराया ही जाएगा, ठीक है। जब वो न्यायालय के समक्ष आएगा तो दो बातें हो सकती हैं, या तो प्रतिभूति देगा या नहीं देगा, ठीक है। यह भी हो सकता कि वो उस अधिकारी के द्वारा जिसे वारंट का निष्पादन करना है गिरफ्तार कर लिया जाए और वो उसे वही राशि जो वारंट में उल्लिखित है, जो डिग्री की तुष्टि के
लिए पर्याप्त धनराशि के रूप में न्यायालय ने उल्लिखित किए, वो दे दे, तब भी बात खत्म हो गई, तब तो आगे की बात ही नहीं बची। भाई उसने वारंट में जो कुछ उल्लिखित है धनराशि न्यायालय के द्वारा डिग्री की तुष्टि के लिए पर्याप्त समझी गई, वो उसने वहीं दे दी, तो फिर उसके गिरफ्तार करने की जरूरत कहां बची, क्योंकि उस पर कोई अपराध का आरोप तो है नहीं। भाई सीआरपीसी में जब वारंट जारी करते तो विचारण का सामना करने के लिए, ये साक्षी के विरुद्ध जारी करेंगे तो साक्ष्य देने के लिए। यहां तो बात सिर्फ इतनी है कि वादी ने मुकदमा दायर किया है और वादी ये कहता है कि ये भारत से बाहर जाने वाले, ये कुछ ऐसा करने वाले जो इनकी गिरफ्तारी के लिए आदेश 38 नियम 1 के अंतर्गत आधार उत्पन्न कर रहा है, और अगर ये वैसा करने में सफल हो गए तो हमारी डिग्री का निष्पादन नहीं हो पाएगा। हमने उतने रुपए दे दिए। भाई न्यायालय ने वारंट जारी किया क्योंकि न्यायालय वादी की बात से संतुष्ट हो गया और उसने वारंट जारी कर दिया। तो वारंट तो इसलिए जारी किया ना कि हम आए और प्रतिभूति आदि दें, यानी आदेश 38 नियम 2 में उल्लिखित प्रक्रिया को पूरा करें, ताकि यदि कोई डिग्री पारित होती है तो वादी की संतुष्टि उस डिग्री के संबंध में की जा सके। बात तो सिर्फ इतनी है। इसलिए अगर प्रतिवादी ने वारंट में जो रकम उल्लिखित की गई है, जो वादी की डिग्री के संतुष्टि के लिए न्यायालय द्वारा पर्याप्त समझी गई है, उस धनराशि को ही हम दे देते हैं, तो फिर आगे की बात की कोई आवश्यकता बचती नहीं, तो बात वहीं खत्म हो गई। लेकिन अगर वो रकम प्रतिवादी द्वारा नहीं दी जाती है, कोई आवश्यक तो है नहीं कि वो दे ही देगा, दे दी जाती तो परंतु लागू हो जाएगा न्यायालय के अगले आदेशों तक या बात के अंतिम निपटारे तक, वो वहां सुरक्षित रहेगी। लेकिन कोई आवश्यक नहीं है कि प्रतिवादी वो रकम दे ही देगा। यदि नहीं देता है, ठीक है, यदि वो नहीं देता है तो फिर आदेश 38 नियम 2 की प्रक्रिया आएगी, क्योंकि यह तो संभव है ही नहीं कि न्यायालय वारंट जारी करे और वो पकड़े नहीं जाएंगे। ठीक है, यहां नहीं पकड़े जाएंगे, 10 दिन बाद पकड़े जाएंगे, 20 दिन बाद पकड़े जाएंगे, मतलब ये तो कल्पना नहीं की जा सकती कि सब प्रोसेस लगेगा और वो गिरफ्तारी नहीं होंगे। ठीक है, कितने दिन लगेंगे गिरफ्तारी में वो अलग बात है। दाऊद इब्राहिम की गिरफ्तारी के प्रयास हम अभी भी कर रहे हैं, कितने दिन लगेंगे वो अलग बात है। और वहां अपराधी है, ये अपराधी नहीं है, प्रतिवादी है, इसलिए वो दाऊद इब्राहिम की तरह भागेगा भी नहीं। ठीक है ना, उसे कोई सजा नहीं मिलनी है, ज्यादा से ज्यादा उसके पास से कुछ पैसे जाने हैं, और वो भी तब जब वादी अपने दावे की न्याय संगतता को साबित कर दे, तब तो प्रतिवादी उस ढंग से भागेगा भी नहीं जिस ढंग से सीआरपीसी के अंतर्गत जिनके खिलाफ वारंट जारी होते हैं तो वो भागेंगे। ठीक है, इसलिए इस बात की संभावना नहीं है कि वारंट जारी होगा और प्रतिवादी पकड़ में ही नहीं आएगा। ठीक है, पकड़ में तो आ ही जाएगा, या तो पैसे देगा या नहीं देगा। ठीक है, नहीं देगा तो उसे आदेश 38 नियम 2 के अंतर्गत उस अधिकारी द्वारा जिसे वारंट निष्पादन के लिए नियुक्त किया गया था न्यायालय के समक्ष लाया जाएगा। न्यायालय कौन सा होगा? सिविल न्यायालय, क्योंकि सीपीसी की बात चल रही है। और हमने फिर कहा कि कोई स्थान उस स्थान पर चलने वाली कार्रवाइयों के माध्यम से ही पहचाना जाता है। अगर यहां आप स्कूल में चलने वाली गतिविधियां चलाने लगेंगे तो इसे घर नहीं स्कूल कहा जाएगा। ये घर की तरह बना है, सिर्फ इस कारण से इसे घर नहीं कह सकते, या स्कूल घर की तरह बना है इसलिए सिर्फ उसे घर नहीं कहा जा सकता। ठीक है, वहां वो गतिविधि भी चलनी चाहिए जो गतिविधि उस जैसे नाम के स्थान पर चलती है। तो सिविल न्यायालय
हर उस न्यायालय को कहेंगे जहां सीपीसी एप्लीकेबल हो रही है किसी वाद को सुनते समय, क्योंकि आप जब कचहरी जाते हैं तो यह भी बड़ी समस्या होती है, क्योंकि कई कोर्ट वहां सिविल भी सुना जा रहा है, क्रिमिनल भी सुना जा रहा है। ठीक है, जैसे उनका जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश आदमी तो एक ही है, वो जिला न्यायाधीश भी है, वो सत्र न्यायाधीश भी है। जिस समय वो दीवानी का कोई मामला सुन रहा है, सिविल लिटिगेशन सुन रहा है, उसमें वो जिला न्यायाधीश, न्यायालय वही, अधिकारी वही, फर्नीचर सारी चीजें वही, लेकिन इस समय ये कौन सा न्यायालय माना जाएगा? सिविल न्यायालय है, क्योंकि इस समय यहां पर जो गतिविधि चल रही है वो सीपीसी से नियंत्रित हो रही है, इसलिए इसे सिविल न्यायालय कहेंगे। और वो व्यक्ति जो उसे सुन रहा है वो जिला न्यायाधीश कहलाएगा, ये सिविल जज ये कहलाएगा। और जब वही व्यक्ति दांडिक मामला सुनना शुरू कर देगा तो रूम वही, फर्नीचर वही, सब कुछ वही, आदमी वही, और हो सकता वकील भी वही हो, क्योंकि कोई जरूरी थोड़ा है कि प्रत्येक वकील सिविल और क्रिमिनल दोनों साथ साथ नहीं करेगा, ऐसे बहुत से लोग करते हैं दोनों, तो हो सकता है वकील भी वही हो, लेकिन चूंकि मामला डिफरेंट, कानून लागू होने वाला डिफरेंट, जो गतिविधि चल रही उसकी प्रकृति डिफरेंट, इसलिए उस समय वो कौन कहलाएंगे? सत्र न्यायाधीश। ठीक है ना? तो जो गतिविधि चलती है उसके आधार पर चीजों को पहचाना जाता है। तो आदेश 38 नियम 2 की प्रक्रिया अपनाएगा न्यायालय, यानी कौन सा? सिविल न्यायालय। जो प्रतिवादी है, डिफेंडेंट है, उसे गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष यानी सिविल न्यायालय के समक्ष लाया जाएगा। कौन से सिविल न्यायालय के समक्ष? जिसने आदेश 38 नियम 1 के अंतर्गत वारंट जारी किया था, उसके अंतर्गत। ठीक है, अब आदेश 38 नियम 2 में जो न्यायालय कार्यवाही करेगा वो क्या होगी? कहता है जहां प्रतिवादी ऐसा हेतुक दर्शित करने में असफल रहता है। ठीक है, कैसा हेतुक? कि उसके विरुद्ध, ठीक है, निर्णय पूर्व गिरफ्तारी क्यों नहीं की जानी चाहिए। ठीक है, जहां यही तो पूछा गया कि वो ये हेतुक दर्शित करे, जो ये निर्णय पूर्व गिरफ्तारी ना की जाए, ये नहीं है। जहां वो ये हेतुक दर्शित करने में असफल होता है, गिरफ्तारी तो कराई नहीं गई है, लेकिन गिरफ्तारी काहे के लिए कराई गई थी? ऊपर लिखा है कि जहां वहां न्यायालय प्रतिवादी की गिरफ्तारी के लिए और न्यायालय के समक्ष उसे इसलिए लाए जाने के लिए कि वह ये हेतुक दर्शित करे कि वह अपनी उपसंजाति के लिए प्रतिभूति क्यों न दे, ठीक है, यानी जमानत क्यों न दे, इसके लिए गिरफ्तारी कराई गई थी। ठीक है, आदेश 38 नियम 1 में हम लोगों ने देखा था कि वहां न्यायालय जो वारंट जारी कर रहा था, काहे जारी कर रहा था? इसलिए कि प्रतिवादी को लाया जाए और वो ये हेतुक दर्शित करे कि वाद के अग्रिम प्रक्रमों पर वो उपस्थित रहेगा, इसके लिए उससे जमानत क्यों ना मांगी जाए। ठीक है, प्रतिभूति क्यों ना मांगी जाए, क्योंकि वादी का कहना तो यही है कि ये भाग जाएंगे और डिग्री इनके खिलाफ पास हो जाएगी, और चूंकि ये भाग जाएंगे इसलिए हमें मिलेंगे ही नहीं, हम डिग्री की संतुष्टि के इसके खिलाफ कराएंगे। इसीलिए तो उसकी गिरफ्तारी कराएंगे कि वो कारण दर्शित करे कि क्यों उसे प्रतिभूति नहीं देनी चाहिए। अर्थात अगर वो भाग भी जाएगा तो जमानती तो होंगे, हम उनसे वसूल लेंगे डिग्री की रकम। ठीक है, इसलिए उसकी गिरफ्तारी कराएगी। और इसीलिए धारा 16 के अंतर्गत आने वाले किसी मामले में प्रतिवादी की गिरफ्तारी के लिए कोई आदेश जारी ही नहीं किया जाएगा। यह आदेश 38 नियम 1 में लिखा है, क्योंकि उस दशा में वो संपत्ति जिसके लिए तुमने मुकदमा फाइल किया वो तो है ही है न्यायालय के समक्ष। प्रतिवादी भाग जाएगा, भाग जाए, डिग्री की संतुष्टि तो हो ही जाएगी। लेकिन धारा 16 के अंतर्गत आने वाले मामलों को छोड़कर, क्योंकि 17 और 18 वो तो 16 से ही संबंधित है। ठीक है ना, 17 और 18 वो तो 16 से ही संबंधित है, यानी 19 और 20
जो सेक्शन 19 और 20 ने, यानी मानव शरीर के विरुद्ध और जंगम संपत्ति के विरुद्ध किए गए अपकृत्य के मामले और अन्य प्रकार के सिविल मामले, इनमें आदेश 38 नियम 1 के अंतर्गत कार्यवाही चल सकती है। और आदेश 38 नियम 1 के अंतर्गत कार्यवाही क्या होगी कि प्रतिवादी इससे गिरफ्तार कराकर न्यायालय यह पूछेगा कि आपको प्रतिभूति आप दें, इस प्रकार से आपत्ति क्यों न किया जाए, ये पूछने के लिए। तो या तो वो बताए कि इनकी सारी बातें झूठ हैं, हम तो यहीं रहने वाले, न्यायालय को संतुष्ट कर दे, और न्यायालय को अगर उसने संतुष्ट कर दिया कि हमें प्रतिभूति नहीं देनी चाहिए, झूठ बोलते हैं, तो बात ही खत्म हो गई, ठीक है ना। कोई उसके खिलाफ मुकदमा दायर हो गया सिविल का, इसलिए सिर्फ उससे प्रतिभूति ले ली जाए क्योंकि वादी कह रहे हैं, तो ये तो कोई बात नहीं, ये तो कोई बात ही नहीं। आगे जो सिद्धांत माननीय उच्चतम न्यायालय ने निश्चित किए हैं, उनमें ये कहा है कि चूंकि ये दांडिक मामले नहीं है, ये दीवानी मामले हैं, इसलिए गिरफ्तारी करा लीजिए, ठीक है, लेकिन सिर्फ उन्हीं मामलों में जहां उस प्रकार के आधार जो आदेश 38 नियम 1 में बताए गए हैं ये मौजूद दिखाई दें, क्योंकि सिर्फ इसी आधार पर कि आपके मन में कोई आशंका पैदा हो रही है, किसी को उसकी स्वतंत्रता से रोका नहीं जा सकता। ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। क्यों रोक दिया जाए, क्यों उससे प्रतिभूति मांगी जाए, और फिर आप इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। वो कतई यहां रहने वाला है, तुम मुकदमा हार जाओगे तुम्हें मालूम है, लेकिन तुम उसकी स्वतंत्रता को सीमित करा रहे हो, उसकी गिरफ्तारी करा ली, अब उससे प्रतिभूति ले रहे हो, ठीक है। ठीक है, मुकदमा तुम हार जाओगे, ये सही है, उसी का पक्ष मजबूत है, लेकिन सब लोग एक जैसे टेम्पर के नहीं होते। जैसे मेरी आदत है, हम कहेंगे कि कितना भी अब परेशानी हो जाए, कुछ हो जाए, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, लेकिन सब इस टेम्परामेंट के नहीं होते। उस प्रतिवादी बिल्कुल ठीक है अपनी जगह, लेकिन तुमने उसे इतना तंग कर लिया, उसे गिरफ्तार करा लिया, उसके बाद वो आया, उससे न्यायालय प्रतिभूति, ठीक है, मांग रहा है, कह रहा है कि आप ये कारण दर्शित करें कि आपसे प्रतिभूति क्यों नहीं ली जानी चाहिए। अब दो बातें हो सकती हैं, वो कारण दर्शित कर दे और उससे न्यायालय संतुष्ट हो जाए, ठीक है, ये भी हो सकता है, लेकिन कारण तो दर्शित करना ही होगा। और यह भी हो सकता है कि कारण दर्शित करे और न्यायालय संतुष्ट न हो, ठीक है, यह भी हो सकता है। और अगर संतुष्ट नहीं हुआ तो प्रतिभूति दे और या जेल में रहे। अभी आगे आ जाएगा आदेश 38 नियम 4 में, या तो प्रतिभूति दे या जेल में रहे। अब फिर दो बातें हो सकती, या तो उसके पास हो सकता है उसका कोई प्रतिभूति देने वाला ही ना हो, ठीक है, उसके पास जमानती हो ही ना, तो जेल रहे। और अगर हो भी तो थोड़ा स्वाभिमानी आदमी हो, नहीं कहता किसी से, तो जेल रहे। और चलो कहे भी तो भी उसके लिए झंझट तो है ही है, और वो उस टेम्परामेंट का है नहीं कि चाहे कुछ हो जाए तुम्हें ठीक कर देंगे, उस टेम्परामेंट का है नहीं। तो क्या होगा, थोड़ी देर में तुमसे समझौता करने लगेगा। अब तुम जो कतई हार रहे हो, जो एविडेंस के मुताबिक कहीं नहीं टिक रहे हो, लेकिन सिर्फ उसकी सिधाई का नाजायज फायदा उठाकर, ठीक है ना, तुम उस लिटिगेशन में विजयी हो जाओगे जो लिटिगेशन में तुम्हें कभी विजयी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि जब तक ऐसा न लगने लगे कि वाकई वो आधार मौजूद है आदेश 38 नियम 1 के, तब तक नॉर्मल कंडीशन में प्रतिवादी की गिरफ्तारी के लिए कोई आदेश जारी नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इसका दुरुपयोग हो सकता है, इसका दुरुपयोग हो सकता है एक अनसिक्योर्ड लोन को या एक काल बाधित ऋण को। हालांकि काल बाधित ऋण का जिक्र नहीं करना चाहिए क्योंकि वो तो मुकदमा ही फाइल नहीं हो सकता, ठीक है। और न्यायालय की भी जिम्मेदारी की देखे
की कालबाधित तो नहीं है, और लिमिटेशन एक्ट से वार्ड कर रहा है, तो दायर ही नहीं होना चाहिए। लेकिन हो सकता है दायर हो भी जाए, क्योंकि ये तो अंतिम रूप से देखा जाएगा। लेकिन आप एक मोटी बात समझें कि वे दावे जो न्याय की स्थिति में कहीं नहीं ठहरेंगे, उनको भी डिग्री करा लेने की ताकत वादी में आ सकती है, अगर फ्रीक्वेंटली यूज किया जाए आदेश 38 नियम 1 की ताकतों को। इसलिए आदेश 38 नियम 1 की ताकत न्यायालय सामान्य तौर पर यूज नहीं करता है, ठीक है ना, सामान्य तौर पर यूज नहीं करता। अच्छा, कब यूज करना चाहिए, ये भी तो सवाल है, ठीक है। जब क्या हो, प्रथम दृष्टया वादी का मामला साबित हो। अब ये शब्द हैं जो बड़ा तंग करते हैं। एक तो सबसे पहले यह लगना चाहिए कि वादी का दावा सद्भाविक है, बोनाफाइड है, वादी बोनाफाइडली एक्ट कर रहा है। हमने ये बातें आपसे सीआरपीसी जब बात की तब भी की। क्या बोनाफाइडली एक्ट कर रहे हो, ये कब कहा जाए? ये फेसबुक के मूर्खों की बातें मत सुनिएगा। वो बेवकूफ तो कहते हैं कि अगर कोई झूठ रिपोर्ट लिखाए तो सजा हो जानी चाहिए। तो व्यवस्था के नाते तो यह माना जाएगा कि जो हार गया, यानी अगर अभियुक्त दोष मुक्त हो गए तो झूठ रिपोर्ट लिखाई, ये माना जाएगा। कानून ये नहीं कहता, कानून कहता युक्ति संगत आधार। अगर ये नहीं थे किसी खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आपके पास, और फिर भी आपने कार्रवाई की, तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, और उसके लिए पर्याप्त उपबंध और पर्याप्त कानूनी व्यवस्थाएं कानून में मौजूद है। जरूरी है कि आपके पास युक्ति संगत आधार नहीं होने चाहिए कार्रवाई के, युक्ति संगत आधार नहीं होने चाहिए। इस एक शब्द में बोलते हैं, यानी आपको बोनाफाइडली एक्ट नहीं करना चाहिए। यानी अगर आप बोनाफाइडली को हिंदी में क्या कहेंगे, सद्भाविक, अगर आप सद्भाविक रूप से किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई चला रहे थे, तो भले ही अंतिम रूप से यह साबित हो कि आप गलत थे, तो भी आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी सद्भाविक रूप से। यानी अगर आपके पास इस ढंग के कारण उपलब्ध थे जिनके आधार पर किसी भी सामान्य बुद्धि के मनुष्य को यह लगना शुरू हो जाएगा कि अमुक व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए, और आपने कार्रवाई की है, तो कोई बुराई नहीं। इसी के लिए तो अदालत बनी है। भाई अदालत काहे के लिए बनी है? आपको लगता है ऐसा होना चाहिए, हमें लगता है ऐसा होना चाहिए, दोनों राइवल क्लेम है। आप कहते हैं ये होना चाहिए क्योंकि आपको ऐसा लगता है, हमें लगता है ऐसा होना चाहिए क्योंकि हमें ऐसा लगता है। दोनों क्लेम राइवल हैं, तो क्या होना चाहिए ये कौन तय करेगा? अदालत। और जो होना चाहिए यदि वो हो जाए तो न्याय हुआ ये कहा जाता है, ठीक है, तभी ये कहा जाता है कि न्याय हो गया। जैसे कोई बहुत दुष्ट आदमी है, जब वो परेशानी पड़ता था आप कहते भगवान ने न्याय कर दिया, यानी वो कर दिया जो होना चाहिए था, ठीक है। तो अगर आपके पास ऐसे आधार मौजूद हैं जिनके आधार पर प्रतिवादी के विरुद्ध कार्यवाही आपकी जगह कोई होता, संस्थित जरूर करता और आपने भी की, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि सवाल यह है कि कोई भी आदमी होता आपकी जगह तो करता। आपकी बात अंतिम रूप से असत्य थी, इससे क्या होता है? यही तो तय होना था विचारण में। विचारण में क्या तय होना था? यही तय होना था। यद्यपि धारा 16 यानी संपत्ति से संबंधित मामले उनमें आदेश 38 एप्लीकेबल नहीं है, फिर भी समझाने के लिए हम उदाहरण दे रहे हैं। आपने मकान के बारे में
मुकदमा संशोधित किया क्योंकि आप उस मकान का जो पूर्वाधिकारी है उसके उत्तराधिकारी हैं। ठीक है, यानी हमारे पिताजी इस मकान के पूर्वाधिकारी थे, उनके उत्तराधिकारी हम हैं, तो हम इस मकान पर अपना दावा प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको हमारे पिताजी वसीयत करके, जो मेरी जानकारी में नहीं है, ये मेरी जानकारी में है भी तो हमें ये लगता है वो फोर्ज है, फर्जी है, तो हमें आपके विरुद्ध इस मकान के लिए मुकदमा संशोधित करने का पूरा अधिकार है। ठीक है, जबकि अंतिम रूप से बात यह है कि मकान आपका है, लेकिन हम सद्भाविक हैं। ठीक है, क्योंकि मेरी जगह कोई भी होगा उसे यही लगेगा कि वो इस मकान का स्वामी है, तो हर बात के संबंध में यदि आपको यह लगता है कि ऐसा है और वो जैसा लगना आपको लगता है वो सुआधारित है, ठीक है, उसके पीछे उचित आधार है, तो आपकी बात कैसी है, युक्ति संगत है और आप सद्भाविक यानी बोनाफाइडली एक्ट कर रहे हो। और जब ऐसा नहीं होता तब क्या कहा जाता है, आप मेलाफाइडली एक्ट कर रहे हो। ठीक है, मेलाफाइडली यानी हिंदी में क्या कहेंगे, दुराशय पूर्वक काम कर रहे हो, ये रहता है। और दूसरा यानी निर्णय पूर्व गिरफ्तारी के लिए मुकदमा, निर्णय पूर्व गिरफ्तारी के लिए आवेदन किया जाए और न्यायालय निर्णय पूर्व गिरफ्तारी कराए, इसके लिए सबसे पहली जरूरत क्या है, न्यायालय यह देखेगा कि वादी का दावा सद्भाविक है या नहीं। ये पहली चीज, यानी वादी का दावा सद्भाविक होना चाहिए, यानी दावा लाने के लिए वादी के पास ग्राउंड्स, आधार ये मजबूत, ठीक है, मजबूत हो और हो। अगर यह दिखता है कि वादी का दावा सुआधारित नहीं है तो क्यों गिरफ्तारी कराई जाए, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले वादी के दावे के आधार ये देखे जाएंगे, और अगर ये लगा कि वादी का दावा सुआधारित है यानी वो बोनाफाइडली एक्ट कर रहा है, तो क्या ग्राउंड प्राइमा फेसी एग्जिस्ट कर रहा है। प्रथम दृष्टया क्या ऐसा लगता है कि प्रतिवादी की गिरफ्तारी कराने के लिए आधार मौजूद है। यह प्रथम दृष्टया कब लगता है, यह भी बहुत दुखी करता है शब्द, और जो कि कुछ भी नहीं है। प्रथम दृष्टया का सीधा अर्थ प्रथम दृष्टया जैसा पहली नजर में लगे, और जो कुछ पहली नजर में दिखता है वो सत्य नहीं होता। असल में होता क्या है, कुछ शब्दों पर आप बहुत ज्यादा सोच लेते हैं जबकि उतना न सोचें तो बात ज्यादा बेहतर बनी रहती है। जैसे आप सोचे सुख क्या है, इस पर आप बहुत ज्यादा सोच लेते हैं, उतना न सोचें। ठीक है, तो आप बड़ी आसानी से जान सकते हैं आप कब अपने को स्वस्थ अनुभव करते हैं, जब आपको अपने अंगों के होने का पता न लगे, तब आप अपने को स्वस्थ अनुभव करते हैं। अंगों के होने का पता नहीं लगना चाहिए। सिर है ये पता लग रहा है, यानी सिर इधर ऐसे ढुलक रहा है और आपको सीधा करना पड़ रहा है, क्योंकि सिर है ये पता लग रहा है आपको, ऐसे आपको पता नहीं लग रहा सिर है, तो आप स्वस्थ हैं। किसी भी अंग के होने का पता नहीं लगना चाहिए तो आप स्वस्थ हैं। और स्वस्थ स्वास्थ्य की अवस्था सुख की अवस्था है। तो ऐसे मानसिक रूप से आप सुखी कब होंगे, जब आपको अपने होने का पता ना लगे। अपने होने का पता नहीं लगना चाहिए। अपने होने का पता आपको लग रहा है, यानी मैं हूं, ये कब, जब आप तुम हैं तभी तो पता लग रहा है, तब मैं हूं और आप तुम हैं। जब तुम बचे ही ना, तुम नहीं बचना चाहिए, सिर्फ मैं बचना चाहिए। ठीक है, जब सिर्फ मैं बचेगा तो कोई पराया है ही नहीं।
तो तुम अगर कुछ बुरा कर रहे हो तो भी तो हम ही बुरा कर रहे हैं। कौन बुरा कर रहा है? तुम तो बचा ही नहीं, मैं ही बचा। ठीक है, तो तब भी अगर तुम बुरा कर रहे हो तो कौन बुरा कर रहा है? हम ही तो कर रहे हैं, क्योंकि तुम तो है ही नहीं। हम में जो है वही तुम में है, तो तुम भी हम हो और हम भी तुम हैं। फिर पेड़ कैसे काट लोगे? ठीक है, क्योंकि उसमें भी तो तुम ही हो, अपने को कैसे काटोगे? ठीक है, तो जब कुछ पराया दिखेगा ही नहीं तो मानसिक सुख की दशा आ गई। ठीक है, ये जानना कोई बड़ा कठिन नहीं था। शरीर की दशा को देखकर ये जान लेना बड़ा आसान था कि सुख कैसे प्राप्त होगा, जब तुम्हें अपने होने का पता ना लगे। क्योंकि शरीर सुखी कब था? जब उसे अपने अंगों के होने का पता नहीं था, तब वो सुखी और प्रसन्न था। जैसे ही उसे अपने अंगों के होने का पता लगा, वो दुखी, जैसे हमें अपने कान के होने का पता लग रहा है इस समय। ठीक है, तो स्वास्थ्य की अवस्था नहीं कही जा सकती है, जब होने का पता ना लगे तब सुख की अवस्था है शरीर के। और शरीर के सुख की अवस्था को आप क्या कहते हैं? स्वास्थ्य की दशा। तो मन के स्वास्थ्य की दशा क्या है? जब आप अपने होने को अनुभव ना कर पाए। ठीक है ना? कबीर कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है, और सब अंधियारा मिट गया। जब दीपक देखा माए, अब हरि हैं, हम तो ही नहीं। तुम में भी हरि, हम में भी हरि, सब में हरि, तो किससे विरोध करें? ये सुख की अवस्था है। इसे जानना कोई कठिन बात नहीं, लेकिन एक बार ठीक से देखें तो। ऐसे प्रथम दृष्टया, इसका क्या अर्थ है? अरे प्रथम दृष्टया, पहली नजर, जो कुछ पहली नजर में दिखता है वो सच ही हो इसकी कोई गारंटी नहीं। आप कहते भी हैं दिखते तो बड़े सीधे हैं, ठीक है, लेकिन जब नजदीक गए तो पता लगा कि बहुत गड़बड़ आदमी है। तो नजदीक जाने की प्रक्रिया कौन सी है? विचारण की। विचारण की प्रक्रिया है नजदीक जाने की। विचारण से पता लगेगा कि वादी का दावा झूठ है। वादी का दावा तो झूठ है, ये किससे पता लगेगा? विचारण से। या वादी का दावा ठीक है, दोनों बातें विचारण से पता लगेंगी। और प्रतिवादी ये कह रहा है कि भाग जाएंगे, वो सॉरी वादी ये कह रहा है कि ये भाग जाएंगे, ये तो विचारण का सामना ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक तो हमने सबसे पहली परीक्षा कर ली कि क्या वादी का दावा सद्भाविक है। अब हमने पा लिया सद्भाविक है, उसके पास आधार है भाई, इनके खिलाफ मुकदमा नहीं। भले ही अंतिम रूप से ये ठीक पाएगा, लेकिन उसका भी ऐसा नहीं है मामला कि बिल्कुल इन्हें तंग करने के लिए उसने मुकदमा दायर किया। ठीक है, अब दूसरी परीक्षा कि प्रथम दृष्टया पहली नजर में क्या लग रहा है। पहली नजर में देखने से यह लग रहा है कि मुकदमा दायर होने से ठीक 10 दिन पहले इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बेचनी शुरू कर दी। ठीक है, इन्होंने पासपोर्ट अप्लाई कर दिया। ठीक है, इंग्लैंड में मकान खरीद लिया। ठीक है, इंग्लैंड में खेती नहीं खरीद सकते, हमारे यहां भी विदेशी खेती नहीं खरीद सकते, मकान खरीद सकते हैं। ठीक है, इन्होंने वहां मकान खरीद लिया, वहां सिटीजनशिप अप्लाई कर दी। ये परिस्थितियां क्या शो कर रही हैं? ये हो सकता है कि वो कतई ना भागने वाला हो। अरे भाई, हमारी स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध थोड़ी है, ये सब काम कर सकते हैं। खाली कोई मुकदमा मेरे खिलाफ आ जाएगा तो ऐसा हो ही जाएगा, ये थोड़ी। ठीक है, लेकिन भाई अब बात प्रथम दृष्टया पहली नजर में वादी की ठीक लग रही है। अब वादी की बात पहली नजर में ठीक लग रही है कि तुम भाई भाग जाने वाले। ठीक है, अब आदेश 38 नियम 1 का आदेश होना चाहिए। अब अंतिम रूप तो भले ही यह पाया जा सकता है कि वादी की सभी आशंकाएं निर्मूल थी, वो हर तारीख पे आया, उसने खूब कॉन्टेस्ट किया और तुम हार गए। अंत में तुम हार गए। लेकिन अब सेक्शन 95 के अंतर्गत जो 50,000 रुपए की प्रतिकर की धनराशि दिलाई जा सकती है, उसमें 1 रुपया भी तुम्हें नहीं मिलेगा।
हमने कल सेक्शन 95 की चर्चा की थी कि अगर निराधार आप प्रतिवादी को गिरफ्तार कराओगे, निराधार, ठीक है, तो फिर प्रतिवादी इसे सेक्शन 95 के अंतर्गत वाद के अंतिम निपटारे पर 50,000 रुपए तक का प्रतिकर दिलाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन यहां अब कोई प्रतिकर प्रतिवादी को नहीं दिलाया जाएगा, क्योंकि प्रक्रिया बनाई इसीलिए गई थी कि अगर प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है वादी को तो आपकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और आपको प्रतिभूति देनी चाहिए या वो धनराशि जमा करनी चाहिए जो वादी के दावे की संतुष्टि के लिए पर्याप्त हो, ठीक है ना। तो प्रथम दृष्टया मामला साबित होना चाहिए। प्रथम दृष्टया मतलब बस पहली नजर में देख रहे वादी जो कुछ कह रहा है उसकी सत्यता और असत्यता इसके विषय पर कोई साक्ष्य संकलित किए बिना हम जो देख रहे हैं उससे यह लग रहा है, जैसे साक्ष्य हमने तो पता ये लगा मकान वो इंग्लैंड में इसलिए खरीद रहा क्योंकि उसे कैंसर हो गया, वहां इलाज की सुविधाएं ज्यादा है, कहां रुकेगा, होटल में बहुत खर्चा हो जाएगा, इसलिए वो वहां खरीद रहा। साक्ष्य ने तो हो सकता है ये पता लगे, ठीक है ना, लेकिन बिना कोई साक्ष्य लिए पहली बार में जो पहली नजर है उसमें हम देख रहे हैं क्योंकि भाई वादी की बात में दम दिखाई दे रहा है, ठीक है, तब ये ताकतें उपयोग होती हैं। इसलिए ये ताकतें कब उपयोग होती हैं, ये जब तक आप समझ नहीं लेते तब तक चीजें आपके दिमाग में बैठती नहीं है, ठीक है। इसलिए विस्तार जरूरी होता है और हरियाणा का पेपर यह साबित करता है कि अगर विस्तार पूर्वक आपने नहीं पढ़ा है तो कुछ नहीं आएगा, पेपर कम से कम हल नहीं होंगे। या यूं कहे कि जहां 2 कौड़ी के पेपर बनते हैं बस वही हल होंगे। हरियाणा का पेपर वाकई अच्छा है, तो सीपीसी के जो सवाल पूछे शानदार है, बढ़िया है। तो आदेश 38 नियम 2, इसमें प्रतिवादी उस प्रयोजन से जो आदेश 38 नियम 1 में उल्लिखित है, अर्थात वो ये दर्शित करे कि उससे प्रतिभूति क्यों नहीं ली जानी चाहिए, इस प्रयोजन से न्यायालय के समक्ष ले आया गया है। अब अग्रिम कार्यवाही होगी, कहता है आदेश 38 नियम 2 में जहां प्रतिवादी ऐसा हेतु दर्शित करने में असफल रहता है। अब भाई पहली स्थिति हो सकती है कि वो प्रतिवादी ऐसा हेतु दर्शित करने में असफल रहा है, तो दर्शित किया किंतु न्यायालय उसके हेतु को मान्यता नहीं दे रहा, वो कारण को नहीं मान रहा न्यायालय, या वो कोई हेतु दर्शित ही नहीं करता तब भी हेतु दर्शित करने में असफल है, तब भी इन शब्दों से वो स्थिति शासित हो जाएगी, नियंत्रित हो जाएगी, ठीक है। तो कहता है जहां प्रतिवादी ऐसा हेतु दर्शित करने में असफल रहता है वहां न्यायालय या तो उसे अपने दावे के उत्तर के लिए पर्याप्त धन, ठीक है, देयर विल बी 2 ऑप्शन when the defendant will be failed to show the sufficient ground, ठीक है, sufficient cause, जब वो कोई कारण दर्शित करने में असफल रहता है कि उससे प्रतिभूति क्यों नहीं ली जानी चाहिए, तो जब असफल ही है तो इसका मतलब वादी की बात ठीक दिखाई देती है, तो 2 ही आदेश हो सकते हैं कि या तो भैया तुम उतना पैसा जमा कर दो, तुम वहां भी दे सकते थे जब वारंट का निष्पादन हो रहा था, वहां तुमने नहीं दिया, अब न्यायालय कहेगा या तो उतने पैसे जमा कर दो जितना वादी के दावे की तुष्टि के लिए पर्याप्त समझा गया है, या तो ये कर दो और या कोई जमानत दो या कोई प्रतिभूति दो या कोई गारंटी दो। जमानत, गारंटी, प्रतिभूति ये एक शब्द ही, एक समानार्थी शब्द ही समझे जाते हैं, ठीक है, समझे जाते हैं। हम ये नहीं कह रहे ये तीनों एक शब्द हैं, लेकिन इनके अर्थ लगभग समानार्थक, ठीक है। तो वो कहेगा कि कोई प्रतिभूति दो, प्रतिभूति दो यानी कोई आए ये कहे कि आप अगर नहीं देंगे, वादी का दावा अगर डिग्री होगा और आप नहीं देंगे पैसे यानी आप भाग जाओगे, ठीक है, ये भाग जाएंगे तो हम हैं, हम देंगे, या तो ऐसा प्रतिभूति आप दें और या धन जमा करें, इन दोनों बातों में से कोई एक कर दें, अगर नहीं किए तो जेल जाएंगे अभी, ठीक है ना। जेल कौन सी? सिविल प्रिजन, ठीक है, सिविल कारागार में आप जाएंगे, ठीक है। कहता है कि या तो पर्याप्त दावे के उत्तर के लिए पर्याप्त धन या अन्य संपत्ति, अच्छा या अन्य संपत्ति न्यायालय में जमा करने के लिए
या उस समय तक जब तक वाद लंबित रहता है और जब तक ऐसी डिग्री की जो बाद में उसके विरुद्ध पारित की जाए, तुष्टि नहीं की जाती, बुलाए जाने पर किसी भी समय अपनी उपसंजाति के लिए प्रतिभूति देने के लिए आदेश दे सकेगा या उस राशि की बाबत जो प्रतिवादी ने अंतिम पूर्ववर्ती नियम के परंतु के अधीन जमा कर दी हो, ऐसा आदेश कर सकेगा जैसा वह ठीक समझे। यानी थोड़ी बात बदल देंगे। प्रतिभूति न्यायालय जो मांगेगा वो इसलिए नहीं कि प्रतिभू ये कहे आकर कि अगर ये भाग जाएंगे तो हम देंगे डिग्री की राशि, धनराशि, ये नहीं। प्रतिभूति इसी आशय की मांगेगा कि आप जमानत दो, कि न्यायालय आगे जब बुलाएगा, भाई वादी का डर यही तो है कि भाग जाएंगे, तो आप प्रतिभूति दो कि भागेंगे नहीं, जब भी न्यायालय बुलाएगा हम आएंगे। और अगर आपने प्रतिभूति दे दी और फिर ये भाग गए तो परिणाम फिर वही होगा कि प्रतिभू को वो रकम जो डिग्री के अधीन वादी के पक्ष में निर्णित की जाएगी उसे देना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सा चेंज कि जो आदेश न्यायालय देगा वो प्रतिभूति देने का देगा, और प्रतिभूति इस उद्देश्य से मांगी जाएगी कि सुनवाई के लिए नियत अग्रिम दिनांकों पर आप उपस्थित रहेंगे। आप नहीं रहेंगे प्रतिभूति देने के बाद भी, तब प्रतिभू को उस परिणाम का सामना करना होगा, अर्थात जो धनराशि जमा करनी होगी जिसकी प्रतिभूति उसने न्यायालय को दी थी, ठीक है, ये स्थिति रहेगी। अच्छा, और अगर धन या संपत्ति जमा की जाती है चाहे पिछले परंतु के अधीन और चाहे यहां, तो उसकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए न्यायालय आदेश करेगा ही, ठीक है। उपनियम 2 कहता है प्रतिवादी के उपसंजाति के लिए हर प्रतिभू अपने को आबद्ध करेगा, ठीक है, वही बात आ गई। यानी प्रतिभू को आबद्ध करना होगा स्वयं को, कि हम गारंटी ले रहे हैं कि ये हर डेट पर स्वयं को उपस्थित करेंगे, न्यायालय में उपस्थित होंगे हर डेट पे, यानी जब न्यायालय बुलाएगा तब व्यक्तिगत रूप से ये उपस्थित होंगे, कि वह ऐसे उपसंजात में व्यतिक्रम होने पर, आ गई वही बात। और अगर ये जिनकी प्रतिभूति हम ले रहे अपनी उपसंजाति में व्यतिक्रम करेंगे, यानी डिफॉल्ट करेंगे, यानी नहीं आएंगे, तो धन की कोई ऐसी राशि देगा जिसे देने के लिए प्रतिवादी बाद में आदेश किया जाए, तो फिर प्रतिभूति जिसने ली है वो धन की वो राशि देगा जो प्रतिवादी के विरुद्ध न्याय निर्णीत हुई है, ठीक है। इस वाद में इस आशय की प्रतिभूति देनी पड़ेगी प्रतिवादी को, तभी वो छूट सकेगा। अब यहां पर एक चीज और ध्यान में कर लेंगे, आदेश 38 नियम 2, आदेश 38 नियम 3, आदेश 38 नियम 6, ये अपीलेबल ऑर्डर है। इनकी अपील धारा 104 में प्रोवाइड है, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। आदेश 38 नियम 2 में प्रतिभूति ली गई है, आदेश 38 नियम 2 में प्रतिभूति ली गई है, कारण दर्शित करने में असफल होने पर अपीलेबल। आदेश 38 नियम 3 अभी आएगा, इसमें जिसने प्रतिभूति दे दी उसे कालांतर में लगता है भैया हम अपनी प्रतिभूति वापस ले रहे हैं, ठीक है, हम अपनी प्रतिभूति वापस ले रहे हैं, तो वो अपनी प्रतिभूति वापस ले सकता है, ठीक है। और अगर न्यायालय ने उसे प्रतिभूति वापस नहीं लेने दी तो भी अपीलेबल है, जो आदेश न्यायालय करेगा, ठीक है, प्रतिभूति वापस न देने के लिए वो भी अपील योग्य। और आदेश 38 नियम 6 कहते कुर्की निर्णय पूर्व, तो निर्णय पूर्व कुर्की करने के लिए जो आदेश देगा, ठीक है, वो आदेश भी अपीलेबल। आदेश 38 नियम 1 में क्या है, वे आधार और गिरफ्तारी वारंट का जारी किया जाना, यह है। ऐसे आदेश 38 नियम 5 में क्या है, कुर्की के आधार, ठीक है, और ये नोटिस जारी किया जाना कि कुर्की क्यों न की जाए, और कुर्की कहां होगी, 6 में अगर होगी तो, ठीक है। ऐसे गिरफ्तारी के लिए प्रतिभूति, गिरफ्तारी काहे के लिए की गई थी, प्रतिभूति मांगने के लिए या धन या संपत्ति जमा कराने के लिए, तो प्रतिभूति धन या संपत्ति मिलेगी कहां, आदेश 38 नियम 2 में, ठीक है। तो महत्वपूर्ण
आदेश जो हुए वो कौन से हुए? 2, 3 और 6 में जो पारित किए जाएंगे वे आदेश बेहद महत्व के हुए, क्योंकि उनसे व्यक्ति की स्वतंत्रता और संपत्ति ये खतरे में आ रही है। ठीक है, और संपूर्ण व्यवस्था स्वतंत्रता और संपत्ति सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए ही निर्मित हुई है। ठीक है, इसलिए उनको अपील योग्य आदेश बनाया गया। और जो डिग्री और आदेश की हम लोग बात कर रहे थे तो बात आई थी कि प्रत्येक डिग्री अपील योग्य है, किंतु प्रत्येक आदेश अपील योग्य नहीं है जब तक कि वो धारा 104 की लिस्ट में शामिल न हो। तो ये आदेश धारा 104 की लिस्ट में शामिल है। आदेश 38 नियम 2, आदेश 38 नियम 3 और आदेश 38 नियम 6 के अंतर्गत जो आदेश पारित होंगे ये अपील योग्य आदेश। ठीक है, और इनकी अपील होगी। लेकिन एक बात फिर ध्यान रखेंगे कि प्रत्येक डिग्री की 2 अपीलें हैं, जबकि प्रत्येक आदेश की सिर्फ 1 अपील होती है। यह भी डिग्री और आदेश का एक फर्क है, लेकिन अपील होगी। और जहां तक आदेश 38 नियम 1 और आदेश 38 नियम 5 का सवाल है, ठीक है, वो भी महत्व के आदेश है, क्योंकि आप निर्णय पूर्व गिरफ्तारी इसे करने के लिए आदेशित कर रहे हो और उस आदेश के माध्यम से हमसे अपेक्षा कर रहे हो कि हम दर्शित करें कि हमें प्रतिभूति क्यों नहीं देनी चाहिए अपनी उपसंजाति के लिए। ठीक है, और आदेश 38 नियम 5 में भी यही स्थिति, आप निर्णय पूर्व कुर्की कर रहे हो, कुर्की कर नहीं रहे हो, निर्णय पूर्व कुर्की किए जाने के लिए आदेश निकाल रहे हो। ठीक है, तो महत्वपूर्ण मामले हैं, लेकिन ये अपील योग्य आदेश नहीं है, किंतु इनका रिवीजन हो सकेगा। ठीक है, इनका रिवीजन हो सकेगा, क्योंकि रिवीजन हम लोग जब पहुंचेंगे 115 पर देखेंगे, धारा 115 पे, वहां सबसे पहले रिवीजन फाइल करने के लिए जरूरत क्या होगी कि आदेश अंतर्वर्ती नहीं होना चाहिए। और अंतर्वर्ती की कुछ चर्चा तो इस आदेश के शुरू होने पर हमने की, और शेष आदेश 39 जब शुरू करेंगे तब करेंगे। यह आदेश अंतर्वर्ती तो नहीं माना जाता जो आदेश 38 नियम 1 और आदेश 38 नियम 5 में पारित होगा। ठीक है ना, क्योंकि आपने कुछ ज्यादा डिसाइड किया है, कुछ ऐसा डिसाइड किया जिससे पक्षकारों के अधिकारों पर असर आ रहा है। यद्यपि वे अंतिम आदेश नहीं है, लेकिन फिर भी असर तो आ रहा है। आप प्रतिवादी की स्वतंत्रता को सीमित कर रहे हो और प्रतिवादी की संपत्ति को कहीं ना कहीं नुकसान ये तो कर ही रहे हो। इसलिए इन्हें अंतिम न माने, लेकिन मध्यवर्ती तो मानना ही होगा, और सिर्फ अंतर्वर्ती आदेश का रिवीजन नहीं होगा, बाकी सबका होगा। तो ये रिवीजन लायक आदेश बन गए। लेकिन सिविल मामलों में रिवीजन हो, इसके लिए जरूरी क्या है? आपका कथन इन 3 बातों में किसी एक के अंतर्गत आना चाहिए कि न्यायालय ने जो कुछ किया उसकी अधिकारिता न्यायालय को नहीं थी, न्यायालय ने उसे करने से इनकार कर दिया जिसकी अधिकारिता उसे थी, या न्यायालय ने अपनी अधिकारिता जो उसे प्राप्त थी उसका अनियमित उपयोग किया है। तो यहां आपकी तीसरी बात सही साबित होगी अगर आप अपनी बात को प्रमाणित कर पाए कि इन्होंने गलत गिरफ्तारी का आदेश किया या गलत कुर्की का आदेश किया, कि ये अधिकारिता तो न्यायालय में थी किंतु इन्होंने अनियमित उपयोग किया है। ये चूंकि कथन आपका होगा, इसलिए ये रिवीजन इन दोनों आदेशों का हो सकेगा, आदेश 38 नियम 1 का और 5 का। अपील नहीं, अपील 2, 3 और 6 इनकी होगी। ठीक है ना, तो आप देखें 3 क्या कहता है? उन्मोचित किए जाने के लिए प्रतिभू के आवेदन पर प्रक्रिया। उन्मोचित किए जाने के लिए प्रतिभू आवेदन कब कब कर सकता है, यह सवाल उठता है। ठीक है, अच्छा भाई सूट विड्रॉ हो जाए तो उसकी भाई काहे गिरफ्तारी होगी? ठीक है, आपने इधर वो किया हमारी गिरफ्तारी के लिए आवेदन और तो सूट ही विड्रॉ कर लिया, तो काहे की गिरफ्तारी? ठीक है ना, आपने कंप्रोमाइज कर लिया, ये भी हो सकता है। आपका सूट खारिज कर दिया गया। ठीक है, यानी अगर सूट ही नहीं बचा तब बात अलग है, और सूट चल रहा है तब ये आदेश प्रभावी होंगे। और ये आदेश प्रभावी हुई यानी हमने प्रतिभूति ले ली, लेकिन ले ली तो हम भविष्य थोड़ी जानते हैं। आगे तुम्हारी हमारी लड़ाई हो गई, अब तो तुम कहते तुम्हें पैसे देखो वहां देने पड़ेंगे, हम तो जाएंगे ही नहीं अगली डेटों पे। जब हम नहीं जाएंगे तो वही तुम्हें देने पड़ेंगे, यानी तुम्हारा झंझट
मेरे सिर। तो ऐसी स्थिति ना आए, इसके लिए यह व्यवस्था करनी पड़ेगी कि प्रतिभूति लेने वाला भी यानी प्रतिभू वाद के लंबन काल में यदि उचित समझता है तो अपनी प्रतिभूति वापस ले सके। यदि ऐसी दशाएं हैं जिनमें उसका यह कदम न्यायोचित माना जाए तो ऐसा हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो उसके लिए 3 कहता है, प्रतिवादी की उपसंजात के लिए प्रतिभू उस न्यायालय से जिसमें वह ऐसा प्रतिभू हुआ है, जिसमें वह ऐसा प्रतिभू हुआ है, अपनी बाध्यता से उन्मोचित किए जाने के लिए किसी भी समय आवेदन कर सकेगा, ठीक है। इसीलिए जब आप पहली बार हमारे पास आते हैं पढ़ने तो हम इंतजार करते हैं कि कोई एक एग्जाम हो जाए, तब आपको जो हम विस्तार लेते हैं इसका जस्टिफिकेशन मिल जाएगा, क्योंकि वहां जो सवाल बनेंगे पेपर में तब आपको ध्यान में आ जाएगा कि ये हल ही नहीं हो सकते जब तक कि विस्तार ना लिया जाए। एक एक बात जब तक ना बताई जाए तब तक वो हल ही नहीं होंगे, और एक एक बात बताने में समय लगता है, ठीक है। तो हम तो चाहते हैं एक बार वो हो जाए, एक पेपर जरूर हो जाए, उसके बाद ही आपको समझ में आएगी उस बात की रिलीवेंसी। तो कहता है किसी भी समय, यानी अभी हम सिक्योर आपकी प्रतिभूति देकर निकले और बाहर ही झगड़ा हो गया, बस अगले ही दिन हम वापस ले सकते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट एट एनी टाइम, और एट एनी टाइम का मतलब एट एनी टाइम होता है। हमने अभी लिया, अभी मेरा मन बदल गया तो नहीं लेते। लेके हम अदालत से बाहर निकले, उन्होंने कहा किसकी ले ली, तो ब्राडियर है, भाग जाएंगे अभी। हम अंदर पहुंच गए, भैया मेरी वापस करो, ठीक है। किसी भी समय आवेदन कर सकेगा। अब जब ऐसा आवेदन किया जाएगा तो न्यायालय क्या प्रक्रिया अपनाएगा। ऐसा आवेदन किए जाने पर न्यायालय प्रतिवादी को उपसंजात होने के लिए सम्मन करेगा, या यदि वह ठीक समझे तो उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रथम बार ही वारंट निकाल सकेगा, ठीक है। अरे सीधी सी बात है, अरे भाई आपने प्रतिभूति ली थी तो आपको तब तक कैसे छोड़ दें जब तक वे आ ना जाएं प्रतिवादी महोदय, क्योंकि तुम अपनी प्रतिभूति वापस ले लोगे। तुम्हारे ही कहने पर हमने उन्हें जाने दिया था, वो भी आएंगे नहीं, वो भी आएंगे नहीं, तो वादी को जो सुरक्षा हमने दी थी अपने आदेश के माध्यम से वो तो गई। इसलिए तब तक आप उन्मोचित नहीं होंगे अपने दायित्व से जब तक हम सम्मन जारी करके या उनकी गिरफ्तारी के लिए वारंट निकाल कर, क्योंकि हम पहली बार ही निकाल सकते हैं, उन्हें बुला न लें। जब उन्हें बुला लेंगे तब हम आपको उन्मोचित कर देंगे, उनसे कहेंगे भैया दूसरी प्रतिभूति दो, या उसके पैसे जमा करो, या संपत्ति दो, और या जेल जाओ, ठीक है। ये थोड़ी कि तुम भाई प्रतिभूति उन्मोचित हो जाओगे और वो भी होंगे नहीं। इसलिए तब तक आप उन्मोचित नहीं होंगे जब तक कि वो आ ना जाए। और अगर दांडिक मामला होता तो तुमसे ही कहते लेके आओ पहले, ठीक है। दांडिक मामला होता तो तुमसे ही कहते कि लेके आओ, ठीक है। वहां सीआरपीसी में है कि आपकी जिम्मेदारी होगी, आप उपस्थित करेंगे न्यायालय के समक्ष, और जब आप उपस्थित कर देंगे तब या वो स्वयं आए आपके साथ, तब आपका उन्मोचन अपने दायित्व से होगा प्रतिभू के, ठीक है। यहां न्यायालय सम्मन जारी करेगा या वारंट जारी कर देगा प्रथम बार में ही, अगर उचित लगता है तो, लेकिन आपको उन्मोचित तभी करेंगे जब वो आ जाएंगे, ठीक है। कहता है फिर उपनियम 3, सम्मन या वारंट के अनुसरण में प्रतिवादी को उपसंजात होने पर या उसके स्वेच्छा अभ्यर्पण करने पर, या अपने आप सरेंडर कर दे आके, न्यायालय प्रतिभू को उसकी बाध्यता से उन्मोचित करने के लिए निर्देश देगा और नई प्रतिभूति लाने की अपेक्षा प्रतिवादी से करेगा, ठीक है। आप नहीं दो तभी तो आप छूटोगे, ठीक है। या धन या संपत्ति जमा कर दो, बात अलग हो गई। धन या संपत्ति तो नियम 2 के अंतर्गत जमा होगी, लेकिन हो तो जाएगी ही, ऐसा थोड़ी होगा कि सीपीसी अब आगे बढ़ गई साहब, अब जो है धन या संपत्ति आप जमा नहीं कर सकते हैं तो वो कर दो, या नई प्रतिभूति दो, सीधी सी बात। और नहीं दोगे तो नियम 4 के परिणाम उत्पन्न होंगे। तो आप देखें 2-3 में जो आदेश हो रहे हैं न्यायालय के, ये महत्वपूर्ण है। एक में जो हुआ वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन वहां आपको बाद केवल हेतु दर्शित करने के लिए बुलाया, कोई ऐसी आफत नहीं टूट पड़ी है, ठीक है। हालांकि हेतु दर्शित करने के लिए भी नहीं बुलाना चाहिए,
ठीक है, इसलिए वहां रिवीजन, 2-3 के लिए बेहतर रेमेडी अपील, ठीक है ना, और 4 में कोई बात ही नहीं। भाई तुम प्रतिभूति मांगी गई, दे दो, जेल से बाहर आ जाओ, ठीक है, तुम नहीं दे रहे इसलिए तो जेल में हो, तो 4 का कुछ भी नहीं, ठीक है। आदेश शर्तित नियम 4 कहता है जहां प्रतिवादी प्रतिभूति देने में या नई प्रतिभूति लाने में असफल रहता है, वह प्रक्रिया कहता है जहां प्रतिवादी नियम 2 या नियम 3 के अधीन किसी आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है, वह न्यायालय उसे सिविल कारागार को, दांडिक नहीं, सिविल कारागार को तब तक के लिए सुपुर्द कर सकेगा जब तक वाद का विनिश्चय न हो जाए, यह जहां प्रतिवादी के विरुद्ध डिग्री पारित कर दी गई है वहां डिग्री तुष्ट न हो जाए, तब तक के लिए आपको जेल भेजा जाएगा, लेकिन सिविल प्रिजन में, ठीक है। और सिविल प्रिजन में उसके रहने का खर्च ये वादी को देना होगा। ये आपका वहां देखेंगे 58-59 सेक्शन होंगे, धाराएं वहां लिखा है, 57 भी हो सकता है, जीवन निर्वाह भत्ता शायद 57 ही है, शायद 57 ही है, जो भी होगा, ठीक है। आगे कहता परंतु कोई भी व्यक्ति कारागार में इस नियम के अधीन किसी भी दशा में 6 माह से अधिक की अवधि के लिए, और यदि वाद की विषय वस्तु की रकम या मूल्य 50 रुपए से आ जाएगा, 50 रुपए से अधिक नहीं है तो 6 सप्ताह से अधिक की अवधि के लिए निरुद्ध नहीं किया जाएगा। यानी 50 रुपए से कम है या 50 रुपए तो सिर्फ 6 सप्ताह यानी 1.5 महीना अधिकतम प्रतिवादी को वहां रखा जा सकता है, ठीक है। और 50 रुपए से ज्यादा है तो अधिकतम 6 महीने। अब आप कहेंगे 6 महीने में तो निपटी नहीं पाएगा, तो भैया सब 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 प्रतिवादी के ऊपर ही रख दें, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं, तुम्हारी यानी न्यायालय की या अप्रत्यक्ष जिम्मेदारी न्यायालय की है, इंप्लाइड विविक्षित कि 6 महीने में आप खत्म करें मामला, ठीक है। अगर बात का विनिश्चय नहीं हुआ तो 6 महीने में कराओ। अरे भाई 6 महीने तो आपको दे दिए, 6 महीने कम तो नहीं होते, और वादी को भी तेजी से काम करना चाहिए, और वो तो जेल में है ही, वो तो तेजी करेगा ही करेगा। तो 6 महीने बहुत है, आप निपटाओ ना सारे मामले को। होना ही क्या है, दावा, लिखित कथन, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज वो तुम्हें करनी है, वादी का साक्ष, प्रतिवादी का साक्ष, बस फैसला क्या होना है भाई। 6 महीने काफी है, और अगर 50 रुपए से कम है तो 1.5 सप्ताह काफी है, वो 1.5 महीना काफी है। तो यहां अप्रत्यक्ष एक लिमिटेशन, डिस्पोजल ऑफ द सूट, और अगर डिग्री हो गई तो 6 महीने में कराओ ना संतुष्टि, क्या दिक्कत है, ठीक है, या 1.5 महीने में कराओ ना संतुष्टि, उसमें कोई समस्या ही नहीं। तो इंप्लाइडली एक लिमिटेशन यहां फिक्स कर दी गई है, ठीक है, उन दशाओं में जबकि प्रतिवादी गिरफ्तार है, वाद के निपटारे के लिए या डिग्री के निष्पादन के लिए। आगे कहता है परंतु यह भी कि ऐसे आदेश का उसके द्वारा अनुपालन कर दिए जाने के पश्चात कोई भी व्यक्ति इस नियम के अधीन कारागार में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। यानी जेल गया, उसके अगले ही दिन उसने या तो प्रतिभूति दे दी, ठीक है, या फिर धन या संपत्ति जमा कर दी, जो भी स्थिति है। डिग्री अगर पारित हो गई तो तुष्ट कर दी, तो फिर उसके कारागार में क्यों रखे? इसलिए थोड़े ना कि एक बार भेज दिया तो 6 महीने तक रखेंगे या 1.5 महीने तक रखेंगे ही। जिस दिन उस गिरफ्तारी का जो उद्देश्य था वो पूरा हो गया, उसी दिन उसे छोड़ देंगे, इसमें कोई ऐसी समस्या वाली बात ही नहीं। तो ये निर्णय पूर्व गिरफ्तारी है। अब हम लोग निर्णय पूर्व कुर्की, आदेश 38 नियम 5, इसकी बात करेंगे। और हमने आपसे पहले भी कहा था कि ये बड़ा मिसकॉन्सेप्शन रहता है, उन्होंने निर्णय पूर्व कुर्की किसमें, निर्णय पूर्व गिरफ्तारी किसमें, और निर्णय पूर्व कुर्की आपको पहले याद रहती है, जबकि बेयर कहता है पहले निर्णय पूर्व गिरफ्तारी है फिर कुर्की है। तो बेयर का जो क्रम है वही आदेश में उपबंधों का क्रम है। तो बेयर के क्रम को याद रखेंगे तो उपबंधों के क्रम को ध्यान रखने में कोई दिक्कत है ही नहीं। आदेश 38 नियम 1 में शो काज, वाई द सिक्योरिटी शुड नॉट बी गिवन बाय यू, इस आशय का
ठीक है ना। 2 में आप धन संपत्ति प्रतिभूति आदि देंगे, 3 में उसका उन्मोचन प्रतिभू का, और 4 में आप सिविल कारागार में दिए जाएंगे। इफ यू विल नॉट बी फॉलोड, ठीक है, दैट ऑर्डर, तो आप कारागार में जाएंगे। तो आदेश 38 नियम 1, 2, 3 और 4, जिनमें से 1 उसका रिवीजन हो जाएगा, 2, 3 और 6 अपीलेबल है, ठीक है। 4 से कोई लेना ही देना नहीं, क्योंकि वो तो तुम काम कर दो, बात खत्म हो गई। 5 भी अब जो हम लोग शुरू करेंगे तो वो उसका रिवीजन हो सकेगा, और 6 अपीलेबल है ही। 7 से जो आएगी स्थिति 13 तक, वो कुछ है ही नहीं। उसमें तो ये बताया गया कुर्की कैसे की जाएगी, कब तक रहेगी, ठीक है, ये सारी बातें बताई गई। तो वो प्रक्रिया से संबंधित है विशेष रूप से, इसलिए उनका अपील रिवीजन आदि देना इसका कोई अर्थ भी नहीं है, दिया भी नहीं जाना चाहिए और दिया भी नहीं गया है। जो महत्वपूर्ण है उसका या तो रिवीजन या अपील। तो आदेश 38 नियम 5 कहता है संपत्ति पेश करने के लिए प्रतिभूति देने की अपेक्षा प्रतिवादी से कब की जा सकेगी, ठीक है, संपत्ति पेश करने के लिए। कल बात करेंगे इस पे, अब ठीक है।